ठीक है, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना। आज हमारा प्रकरण है, आज हमारा टॉपिक है पद्यांश की प्रसंग व्याख्या। सर आपकी फोटो नहीं आ रही। आज हमारा टॉपिक है पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। राहुल प्रजापति बताए बेटा, वॉल्यूम आ रही है? आवाज नहीं आ रही। राहुल प्रजापति वॉल्यूम आ रही है बेटा? तो नहीं आ रही सर। नहीं आ रही? नहीं सर। ठीक है, अभी भी सुन पा रहे हैं क्या? नहीं आ रही? राहुल चौधरी, राहुल नहीं प्रजापति सर। बोलो। सर आवाज तो आ रही है, फोटो नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, दोनों ही आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर फोटो नहीं आ रही। आज हमारा टॉपिक है पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। जब हमारे सामने कोई वाक्यांश आए, पद्यांश आए और हमें कहा जाए इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, किस तरह से हमें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है वो हम आज सीखेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा प्रकरण है और लगभग ये छोटी क्लासेस से लेकर के और हायर क्लासेस तक सभी में ये टॉपिक होता है। हम भी काफी दिनों से इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं, काफी ईयर से पढ़ते आए हैं, कई वर्षों से पढ़ते आए हैं। फिर भी हम देखते हैं कि 12th क्लास में आने के बाद भी बहुत सारी कमियां इस टॉपिक में होती हैं और फुल मार्क्स हमें नहीं मिल पाते हैं। अच्छे से हम यदि इसको सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर इजीली पूरा स्कोर हमें मिल सकता है। तो देखिए, सप्रसंग व्याख्या किस तरह से पद्यांश की हम करें। पहले एक पद्यांश देखते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लीपा चौका, अभी गीला पड़ा है, बेटा वॉल्यूम आ रही है? वॉल्यूम अपना हाँ सर आ रही है। वॉइस म्यूट रखे आप अपनी भी। सर आवाज नहीं आ रही। अभी भी वॉल्यूम नहीं आ रही? नो सर। कौन, राहुल यादव बोल रहे हैं? हाँ सर।
बिल्कुल भी नहीं आ रही वॉल्यूम? नो सर। धीरे धीरे आ रही है। जो लेट कनेक्ट हुए बेटा उनके पास नहीं आ रही, बाकी के पास तो आ रही है। हाँ सर। ये दीपक मीना बताए बेटा, वॉल्यूम आ रही है क्या? दीपक सर आ रही है। हाँ सर आ रही है आवाज। आ रही है ना? तो जो बेटा लेट कनेक्ट होते हैं उनको थोड़ा समय लगता है, उसके बाद कनेक्ट हो जाएंगे वो भी। ठीक है। बहुत काली सिल जरा से सर फोटो नहीं आ रही। लाल केसर। थोड़ी देर में आ जाएगी बेटा, जो कनेक्ट होते जाएंगे। कई बार आपकी प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर बच्चों के पास आ रही है वॉल्यूम, है ना? अभी आ जाएगी। यस बहुत सर। काली सिल जरा से लाल केसर धुल गई है या स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी है किसी ने। सर आपकी फोटो नहीं आ रही। फोटो नहीं आ रही? हाँ इस सर आप आजाद दिख की रहे ही नहीं हो बिल्कुल। आजाद दिख रहा है बस। वो दिख रहे नहीं हो सर आप। हाँ अभी ठीक कर रहा हूँ मैं बेटा। अब दिख गए सर। दिख रहे हैं? हाँ नहीं सर। सर, ठीक है। नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे? नहीं सर सर। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिख रहे सर आप। ठीक है, ओके। अभी भी नहीं दिखाई दे रहे क्या बेटा? नहीं सर। नहीं सर। सर दिखाई नहीं दे रहे आप। नहीं मैं दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को, मैं दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को। वॉल्यूम तो जा रही है। हाँ ये तो यहाँ से मैं कैसे गायब हो गया? बेटा अब दिखाई दे रहा हूँ क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक। नहीं सर। नहीं? नहीं अब वापस नहीं दे रहे। यस सर। सर अब नहीं दिखाई दे रहे। हाँ। अच्छा। बेटा किसको, आजाद को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं किसको दिखाई नहीं दे रहा? यस सर। हाँ सर आप दिखाई दे रहा सर। देखो बेटा, मैं एक सर बार सब ध्यान से सुनो। अगर आपको दिखाई नहीं देते हैं तो आप अपनी मोबाइल पे जो स्क्रीन है ना उसको आगे पीछे करेंगे, तो उसमें जहां मैं नजर आऊंगा एक कैमरे में, उसको डबल बार क्लिक कर दे, फिर मैं नजर आ जाऊंगा। हाँ सर आते। हाँ ठीक है बेटा? हाँ। यस सर।
देखिए, हमने उषा कविता से कुछ पंक्तियां ली, ये हमारी पढ़ी भी हुई भी है। अब हमें इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी। अब किस तरह से हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे? देखो, सबसे पहली बात सप्रसंग व्याख्या में जिसकी हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, उस पद्यांश को हम संक्षेप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि यहां से पद्यांश शुरू हो रहा है, तो हम पहले लिखेंगे प्रात नभ था, फिर डैश 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 लिख देंगे, और लास्ट में कहाँ पूरा हो रहा है वो अंतिम एक शब्द या दो शब्द हम लिख देंगे किसी ने। सबसे पहला काम है शुरू के एक या दो शब्द लिखना, फिर डैश डैश लगा करके लास्ट के अंत के दो शब्द लिखना। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि कहां से लेकर कहां तक काव्यांश है या पद्यांश है जिसकी आप व्याख्या करने जा रहे हैं। तो व्याख्या करने से पहले, सप्रसंग व्याख्या करने से पहले हम उस काव्यांश के शुरू के दो शब्द और लास्ट के दो शब्द लिख देंगे। उसके बाद जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं संदर्भ। सबसे पहले लिखा जाता है संदर्भ। सप्रसंग व्याख्या के चार भाग होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो सबसे पहला जो पार्ट है, भाग है, वो होता है संदर्भ। संदर्भ में हम कविता का नाम और कवि का नाम लिखते हैं। किस तरह से? प्रस्तुत पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की उषा शीर्षक कविता से उद्धृत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिया गया है। अब देखो, कवि शमशेर बहादुर सिंह के एकल उद्धरण चिन्ह लगा के रेखांकित कर देंगे, और उषा जो कविता का नाम है उसे हम रेखांकित कर देंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की उषा शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह हमारा संदर्भ होता है। संदर्भ में हम कवि का नाम और कविता का नाम लिखते हैं, केवल कि कौन से कवि की कौन सी कविता से ये पद्यांश या काव्यांश लिया गया है, बस ये बात संदर्भ होती है। इसमें कहीं भी हम पाठ्य पुस्तक का नाम नहीं लिखते कि आरोह से लिया गया है, कहीं भी चैप्टर नंबर नहीं लिखा, पाठ नंबर हमने नहीं लिखा कि कौन से पाठ नंबर से लिया गया है। संदर्भ में केवल और केवल कवि का नाम और कविता का नाम, कौन से कवि की किस कविता से ये लिया गया है, बस ये संदर्भ में लिखते हैं। उसके बाद होता है प्रसंग। दूसरा हमारा जो पार्ट होता है, दूसरा जो हमारा भाग होता है सप्रसंग व्याख्या में, उसे बोलते हैं प्रसंग। और प्रसंग में हम ये लिखते हैं कि इस काव्यांश में, इस पद्यांश में किस विषय का वर्णन है, किस विषय से ये रिलेटेड है, संबंधित है, इसमें क्या चीज बताई गई है, बस ये हम समझाते हैं। तो किस तरह से देखिए हम लिख सकते हैं, इस काव्यांश में उषा के सौंदर्य का
सजीव चित्रण किया गया है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे इसमें गांव की गतिशील सुबह का वर्णन है। ये हमारा प्रसंग हो गया है। हम जानते हैं कि इस काव्यांश में, इस पद्यांश में उषा काल का वर्णन किया गया है। तो हमने लिखा है उषा के सौंदर्य का सजीव चित्रण है या वर्णन है। और ये वर्णन ऐसा भी लगता है, स्पष्ट करता है, जैसे इसमें ज्यादातर उपमेय उपमान है वो गांवों से संबंधित है। तो ऐसा लग रहा है जैसे गांवों में जो सुबह होती है उस समय में जो दृश्य दिखाई देता है, लगभग उसका वर्णन इस पद्यांश में, इस काव्यांश में है। तो देखिए प्रसंग में हमने ये लिखा है कि इस काव्यांश में, इस गद्यांश में, इस पद्यांश में क्या लिखा है, किसका वर्णन है, ये किससे संबंधित है, वो चीज हमने लिखी है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है व्याख्या। तीसरा पार्ट होता है वो होता है व्याख्या। इस सर हाँ जी, सर ये सोने का संजीव ये क्या लिखा है ये सर आपने? क्या चीज? सर ये उषा ये सोने का ये लिखा हुआ है ना आपने प्रसंग में? हाँ हाँ, ये इसमें सोने सोने का और संजीव लिखा हुआ है ना? नहीं नहीं, नहीं सर, ये पूछ रहे हैं सजीव चित्रण। हाँ हाँ, अच्छा ये लिखा हुआ सजीव, है। सजीव का मतलब होता है जीवित। जैसे इसको पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है Yes, जैसे ये उषा काल हमारे सामने इस समय हो रहा है, कि नीला आकाश शंख जैसा दिखाई दे रहा है, राख से लीपा हुआ गीला चौका जैसा होता है। ये लिखने से ऐसा लगता है जैसे ये सारा दृश्य हमारे सामने ही घटित हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि सजीव चित्रण हो रहा है। सजीव का मतलब वो जीवित हो गया। ये दृश्य जो वर्णन है, पढ़ते समय हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने ये दृश्य जीवित हो गया है, हमारे सामने ये दृश्य घटित हो रहा है, हम इसको देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो आप ऐसा नहीं लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उषा के सौंदर्य का वर्णन है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो अपनी अपनी कल्पना है, शब्द समूह है, आप कैसा काम में लेते हैं। व्याख्या में जो इसका भावार्थ आपको पढ़ाया गया है, जो इसका भावार्थ टीचर के द्वारा बताया गया है, जो आपको समझाया गया, बस ठीक वैसे के वैसे लिखें। कवि कह रहे हैं कि प्रातःकालीन आकाश नीले शंख जैसा था, भोर का नभ ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका है और वो गीला है, क्योंकि इस समय आकाश में बादल छाए हुए थे और उन काले काले बादलों की वजह से अब आकाश ऐसा दिखाई देने लगा था जैसे राख से चौका लगा दें और वो गीला हो, उसी तरह का नजर आ रहा था। जब कुछ समय बाद सूर्य उदय होने वाला था तो आकाश में लालिमा छा गई। उस लालिमा के कारण अब आकाश ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे काले पत्थर को किसी ने लाल केसर से धो दिया है या काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दिया, क्योंकि काले काले बादल थे और सूर्य उदय होने वाला था तो लालिमा उन काले बादलों पर छा गई, तो काले पर लाल रंग आ गया। तो अब आकाश का सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे लाल केसर से काले पत्थर को किसी ने धो दिया है या फिर काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी है। ऐसा इसीलिए कि काले बादलों पर सूर्य की लालिमा
छा गई थी और इसी तरह का सौंदर्य अब उन बादलों और आकाश का दिखाई दे रहा है। ये वॉल्यूम बंद करें। राहुल प्रजापत, आजाद यस सर। म्यूट करें। रश्मि परशोया यस सर। वॉल्यूम म्यूट करें। व्याख्या इस तरह से जो आपको पढ़ाते समय बताई गई है, ऐसे कैसे व्याख्या लिख देनी है। और उसके बाद अंतिम हमारा बिंदु होता है विशेष। विशेष में बेटा पहला बिंदु हम लिखते हैं, विशेष को पॉइंट्स में डिवाइड करना है। ये राहुल प्रजापति बेटा म्यूट क्यों नहीं करते आप बार बार कहने के बाद भी? आजाद सिंह बंद कर इसको। बेटा मैं नजर आ रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो बेटा, विशेष की बात कर रहे थे हम। विशेष में 3 पॉइंट बनाने हैं हमें। पहला फिक्स होगा हमारा पॉइंट भाषा और शैली के बारे में। ये फिक्स होगा पहला पॉइंट हमारा, भाषा और शैली के बारे में। तो क्या लिखेंगे? इस काव्यांश की भाषा से रस सुबोध एवं भावानुकूल है तथा प्रिय शैली है। ये पहला पॉइंट हमेशा आप फिक्स लिखेंगे। ये बिल्कुल कोई भी कविता आ जाए आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? कि काव्यांश की भाषा सरस सुबोध एवं भावानुकूल है तथा गेय शैली है। गेय का अर्थ होता है गाने योग्य। अगर कविता है तो हम उसे गा सकते हैं, इसलिए सभी काव्यांश या पद्यांश की आप शैली गेय कि गेय शैली। और शैली दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम अलंकार के बारे में। और अलंकार हम इस काव्यांश को पढ़ें तो हमें जैसा नजर आ रहा है तो इससे हम पहचान गए कि ऐसा उपमा अलंकार में होता है। तो आप लिखेंगे उपमा अलंकार के प्रयोग से काव्यांश के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि अलंकार का प्रयोग करने से काव्यांश की सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं उपमा अलंकार के प्रयोग से काव्यांश के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। जिस भी अलंकार का प्रयोग आपको नजर आता है वो आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट निश्चित है, विशेष में अलंकार से संबंधित लिखेंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप सार या संदेश से संबंधित। ठीक है, कि इसमें कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, या फिर इसके माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है। बस ये
एक पॉइंट हम इससे रिलेटेड सार, शिक्षा या संदेश से संबंधित लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? इस पद्यांश में कवि ने अनेक बिंबों एवं उपमेय उपमानों का प्रयोग किया है। उपमेय उपमान आप जानते हैं, जिसकी तुलना जिससे की जाती है। हमने देखा कि इसमें बहुत सारे, जैसे प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से कर रहे हैं, भोर के नभ की तुलना राख से लिपे गीले चौके से कर रहे हैं, काले पत्थर को लाल केसर से धो दे या काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दे, ऐसा आकाश नजर आ रहा है। तो उस उषा काल का इन्होंने बहुत सारे उपमान या उपमेय दे करके उनकी तुलना की है, उनके सौंदर्य को बताया है। तो बहुत सारे उपमेय उपमान, उपमेय जिनकी तुलना करते हैं और उपमान जिससे तुलना करते हैं। तो बहुत सारे उपमेय उपमानों का प्रयोग है, ये हमने तीसरी बात लिख दी। तो इस तरह से हम सह प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। हमें अगर सह प्रसंग व्याख्या पूछी गई है, सबसे पहले हम उसके प्रथम दो शब्द और डैश डैश लगा के अंतिम दो शब्द लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे जिसमें कवि का नाम, कविता का नाम, और फिर उन्हें रेखांकित कर देंगे। प्रसंग में हम इस गद्यांश में या पद्यांश में किसका वर्णन है, किससे संबंधित है, वो प्रसंग में लिख देंगे। व्याख्या जो आपको बताई गई है वो लिख देते हैं। विशेष के 3 पॉइंट बनते हैं। पहले में हम भाषा और शैली के बारे में बताते हैं, ये पॉइंट फिक्स है। कोई भी कविता आ जाए, कोई भी काव्यांश, कोई भी गद्यांश आ जाए, बिल्कुल यही लिखना है आपको। तो दूसरा पॉइंट हमेशा अलंकार के बारे में आएगा, और आप अलंकार, कोई ना कोई एक अलंकार आपको नजर आ जाएगा, और जहां नजर नहीं आए तो वहां अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकांश जगह वो होता है। लेकिन पहले ढूंढे, कोई अलंकार दिख जाए तो ठीक है, वो ही लिखे। जैसे हमने जैसा देखा और हमें पता चल गया उपमा अलंकार है। और तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि इसके माध्यम से क्या शिक्षा, सार या संदेश हमें मिला है। एक पॉइंट उससे संबंधित लिखते हैं। इस तरह से हम सह प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, और हम इसका अभ्यास करें, हम इसकी प्रैक्टिस करें। ये राहुल प्रजापति बार बार अनम्यूट क्यों कर देते हैं? अब बेटा किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न है, कोई भी बात सह प्रसंग व्याख्या से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ गांव की गतिशीलता का सुबह का वर्णन ये बताओ एक बार। किसका? गांव की गतिशीलता। बेटा इसमें क्या है, गांव की गतिशील सुबह का वर्णन हमने इसीलिए लिखा है कि जैसे नीला शंख है या राख से लिपा हुआ गीला चौका है, तो हम जानते हैं कि गांव में, शहर में तो हमें राख से कोई चौका लगाते हो ऐसा शहर में तो नजर आता ही नहीं है। केवल हम जानते हैं कि ऐसा गांव में कच्चे फर्श होते हैं, उनपे चौका लगाया जाता है। इसके अलावा काली सिल देखो, काली सिल होता है गांव में, जो चटनी इत्यादि हम पीसते हैं सिला पर, पत्थर पर, तो गांव में नजर आता है। और शहर में कहाँ नजर आता है? वो शहर में तो केवल मिक्सी वगैरह से चटनी बना लेते हैं। ये स्लेट देखिए, आज भी गांव में बच्चा स्कूल जाते समय, छोटा बच्चा स्लेट लेकर जाता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन शहर में आप देखेंगे तो बच्चे बैग के साथ जाते हैं, उनके पास स्लेट नाम की कोई चीज होती नहीं। तो ये जो उपमेय काम में लिए हैं या उपमान काम में लिए हैं, ये ऐसे हैं
जो गांव में देखने को मिलते हैं ज्यादातर, इसलिए हमने लिख दिया कि इन उपमेय उपमानों से ऐसे लगा जैसे गांव की सुबह का इन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि गांव में ही सुबह के समय ऐसे दृश्य नजर आते हैं। आज आप कोई भी 2 काव्यांश लेंगे और उनकी सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में हल करेंगे, ठीक है? ठीक।